मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के विज्ञान का पार्ट 2 अर्थात अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 निश्चित रूप से देख चुके होंगे। उससे अपना फेयर कर लिए होंगे, उससे अपना नोट्स बना लिए होंगे और उसको आप नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए, हम लोग टॉपिक 1 का पूरा नोट्स बना चुके थे और टॉपिक 1 के बाद में कुछ प्रश्न उत्तर दिया है। वह प्रश्न उत्तर है पेज नंबर 24 पर। तो पेज 24 के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों, पीतल जो होता है ना, वह मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। यह जस्ता और तांबा से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि खट्टा पदार्थ में अम्ल रहता है, तो जब हम लोग उसमें रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, तो अम्ल अभिक्रिया कर जाता है तांबा से, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और लवण उत्पन्न करता है। इसलिए कोई माने खट्टे पदार्थ को यदि हम लोग उस बर्तन में, पीतल के बर्तन में रखते हैं, तो पीतल बर्तन का मतलब तांबा जस्ता के बर्तन। तांबा जस्ता के बर्तन में खट्टा पदार्थ रखने से वह तो अम्ल है उसके अंदर, तो वह अभिक्रिया करेगा ही। इसलिए उसका भोजन का जो स्वाद है, टेस्ट है, खराब हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे भोजन खराब हो गया, या हम लोग अपने भाषा में कहते हैं भोजन पितरा गया है। इसलिए हम लोग उसमें खट्टा पदार्थ या भोज्य पदार्थ को नहीं रखते हैं। दही एवं खट्टे पदार्थ को, दही में भी अम्ल रहता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं पेज नंबर 24, आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बच्चों कि हम जानते हैं कि पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। इतना बात हम लोग जानते हैं। फिर यह भी जानते हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसलिए जब हम पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखते हैं, तो उनमें लिखिए, उनमें अभिक्रिया हो करके लवण उत्पन्न हो जाता है। लवण उत्पन्न हो जाता है, डबल ना है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे भोजन का स्वाद
जिससे भोजन का स्वाद खराब हो जाता है। इसलिए हमें पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। दही एवं खट्टे पदार्थ, ये डबल ट है, खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। इसको हम मिटा करके तब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अब अपनी पुस्तक को खोलिए और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो इसका आंसर तो आप जानते हैं कि धातु का जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और लवण उत्पन्न होता है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी गैस निकलती है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो हम लोग की किताब में एक उदाहरण दिया है बच्चों, उदाहरण नंबर 2.1, चित्र 2.1 जो दिया है, वहीं दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, यही उदाहरण हम लोग लेंगे। करें उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। हम जानते हैं कुछ गैसों की विशेषताएं होती हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस की विशेषता होती है कि जब उसको हम आग के पास ले जाएंगे ना तो फट 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 करता है। तो इस तरह हम लोग को समझ में आ जाता है हाइड्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या विशेषता होती है, आग के पास ले जाएंगे तो आग में बुता जाएगा। तो इस तरह हम लोग समझ जाते हैं कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इस तरह हम लोग समझ जाते हैं कि यह हाइड्रोजन गैस है। चलिए एक एक करके इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखेंगे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कह रहा है कि एक उदाहरण लेकर के इसको स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ बगल में आप चित्र बना दीजिएगा। इसके लिए आप जगह बना लीजिए। चित्र 2.1 जो किताब में चित्र दिया है उस चित्र को आप बना लीजिएगा। उदाहरण लेते हैं, लिखेंगे इसमें चित्र के अनुसार उपकरणों को व्यवस्थित कर लेंगे। चित्र के अनुसार उपकरणों को व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें कौन कौन सी गैस है। इसमें है जिंक के टुकड़े और सल्फ्यूरिक अम्ल। व्यवस्थित कर लेंगे। लिखेंगे परखनली में सल्फ्यूरिक अम्ल में जब जिंक के टुकड़े डालते हैं तब दोनों में अभिक्रिया होती है।
अभिक्रिया होती है और एक गैस प्रवाह नली से होती हुई साबुन वाले पानी से बाहर निकलने लगती है। जब उस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, तब फट-फट की ध्वनि होने लगती है। फट-फट की ध्वनि होने लगती है। अब नीचे अभिक्रिया लिख दीजिए, H2SO4 प्लस जिंक का टुकड़ा, तो यह बना देगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, अब ये तो हम लोग कह रहे हैं एक उदाहरण लेकर के समझाइए, तो उदाहरण लेकर के हम समझा दिए। अब उसके बाद कह रहा है इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। आइए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस फट-फट की ध्वनि के साथ जलती है। इसलिए इस उदाहरण में जो गैस है वह निश्चित रूप से हाइड्रोजन ही है। चलिए बच्चों, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समाप्त हुआ। आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको उतार के अपने फेयर में लिख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। कह रहा है कोई धातु A है, धातु का यौगिक है, वह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने HCl से अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, मैंने उसमें से बुद 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 करके निकलता है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। अब बताइए, जलती मोमबत्ती को जो गैस बुझा दे रहा है वह कौन गैस है? वह तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, उसमें से एक कैल्शियम क्लोराइड उत्पन्न होता है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देना, बुझा देने से स्पष्ट होता है कि वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। हम जानते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके
धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। इसलिए लिखेंगे गैस उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है। HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट फिर कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कीजिए। क्लोराइड यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर देंगे। देखिए कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 हो गया, क्लोराइड 2 है तो क्लोराइड 1 हो गया, 2 हो गया, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है तो ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट होता है। तो टॉपिक 1 जो है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। बच्चों अब टॉपिक 2 हम लोग शुरू करते हैं। इस पाठ का जो टॉपिक 2 है वह है अम्लों एवं क्षारकों में समानता। अम्लों एवं क्षारकों में समानता। तो सबसे पहले एक प्रश्न हम लोग यहाँ डील करते हैं। प्रश्न यह है कि अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है। अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है। उत्तर लिखेंगे अम्लों एवं क्षारकों में निम्नलिखित समानता है। अम्लों एवं क्षारकों में निम्नलिखित समानता है। निम्नलिखित समानता है। नंबर 1 देखिए, अम्ल और क्षारक जो है ना, दोनों के दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं इसका मतलब अम्ल और क्षारक जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, तो इसको हम लोग सुचालक कहते हैं। तो लिखेंगे अम्ल एवं क्षारक अपने जलीय विलयन में, अम्ल एवं क्षारक सभी अम्ल एवं क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं। पहली समानता है। दूसरी समानता है कि सभी अम्ल एवं क्षारक अपने जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे HCl का जलीय विलयन पर लिख दीजिए जलीय विलयन। HCl को जब जलीय विलयन में डालेंगे तो यह क्या करेगा बच्चों, H आयन बना देगा और क्लोराइड आयन बना देगा। एक क्षार ले लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जलीय विलयन में डालेंगे या अपने जलीय विलयन में जाएगा
तो यह क्या उत्पन्न करेगा बच्चों, सोडियम धनायन उत्पन्न करेगा और OH हाइड्रोक्साइड ऋण आयन उत्पन्न करेगा। यही दोनों समानता अम्ल और क्षारक में होता है, बाकी कोई गुण समान नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब आपको पढ़ना है क्षार किसको कहते हैं, क्षार। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्षारक, अब पढ़ना है क्षार। तो लिखेंगे जल में घुलनशील क्षारकों को, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक, क्षारकों को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अब एक और बात आपको पढ़ना है, तनुकरण। तनुकरण क्या होता है? तनुकरण माने होता है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ गाढ़ा है, उसमें हम लोग पानी मिलाएंगे तो ढीला हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को तनुकरण, पानी मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इसका परिभाषा देंगे कि किसी अम्ल या क्षार, किसी अम्ल या क्षारक या अम्ल या क्षारक में जल मिलाकर उसके आयनों की संख्या, उसके आयनों की संख्या को इकाई आयतन में कम करने की प्रक्रिया, कम करने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको तनुकरण कहते हैं। तनुकरण माने पानी मिलाना उसमें। तो इस तरह आपका टॉपिक 2 समाप्त होता है। अब टॉपिक 2 के पीछे जो क्वेश्चन आंसर है उन क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग बनाएंगे। तो टॉपिक 2 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, आप लोग किताब खोलिए अपना और किताब खोल करके उसमें क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आपके किताब में इस टॉपिक में एक बिंदु है, जो बिंदु छूट रहा है हम लोगों से, इस तरह स्टार दे दीजिए, स्टार दे के लिख दीजिए कि हाइड्रोजन आयन हमेशा जल के साथ मिलकर रहता है। स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। तो इस रूप को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इस रूप को क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोनियम। इस रूप को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जैसे जैसे ही हाइड्रोजन आयन बनेगा ना, तो वह जल के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया कर जाएगा। तो अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा H3O+ आयन। तो यही हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है ना? तो हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3O+ आयन। ठीक है बच्चों, अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। देखिए, ग्लूकोज में भी H होता है, अम्ल में भी H होता है, परंतु इसमें यह अपने जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। कौन? अम्ल। परंतु ग्लूकोज जो होता है
उसमें हाइड्रोजन होता है, परंतु वह हाइड्रोजन जब अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए वह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। देखिए कहता है HCl HNO3 आदि अपने जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे HCl HNO3 और कौन दिया है HCl HNO3 आदि अपने जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए अपने जलीय विलयन में ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला आंसर हो गया। फिर इसमें दूसरा है, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण क्यों नहीं प्रदर्शित होते? लिखेंगे जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हैं, किंतु ये अपने जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 यह कहता है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? इतना स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। इसको हम मिटाते हैं, मिटा के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों कि अम्ल अपने जलीय विलयन में, अम्ल या क्षारक कोई भी, दोनों का आंसर एक ही होगा। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो अम्ल आप जानते हैं ना, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। यही आयन विद्युत का संचालन करते हैं। इसलिए अम्ल अपने जलीय विलयन में क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बच्चों। और ये क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक HCl जो गैस है वह H आयन उत्पन्न नहीं करता है, नहीं उत्पन्न करेगा, इसलिए वो लिटमस के रंग को भी नहीं बदल पाएगा। उत्तर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्लों को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 4, जल से अम्ल की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। कह रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, तो अम्ल को जल में मिलाने से जल को अम्ल में मिलाने से अम्ल परखनली में से छलक सकता है और हमारा हाथ या मुंह जल सकता है। जबकि अम्ल को जल में मिलाने से छलकने पर जल ही बाहर आएगा और हम जलने से बच जाएंगे। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि कि थोड़ा थोड़ा अम्ल जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बच्चों। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय उसमें हाइड्रोनियम आयन प्रति इकाई आयतन, हाइड्रोनियम आयन की मात्रा प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है। यही ना आंसर है क्वेश्चन है जी। कह रहा है अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। एकदम सही है। 6 नंबर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक के क्षारक मिलाने से अधिक के क्षारक मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाती है। आप लोग बच्चों वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको अपने क्वेश्चन आंसर को अपने फेयर में उतार लीजिए। इस प्रकार आपका टॉपिक 2 जो है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। आप लोग हमारे वीडियोस को तो प्रेम पूर्वक देख ही रहे हैं और आप दूसरे बच्चों को भी प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वे बच्चे कहीं भी कोचिंग करें। यदि इन वीडियोस को देखते हैं तो उनका पढ़ाई जरूर निश्चित रूप से निखरेगा। इसलिए आपको इन सब कार्य के लिए, आप जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।